वर्तमान समय में मृदा जनित रोगों व अजैविक घटकों की वजह से सब्जियों की खेती करना एक समस्या बन गया है, जो कि आने वाले समय में और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इस समस्या का अस्थायी एवं सरल समाधान सब्जियों में ग्राफ्टिंग करने से ही हल होगा। इसके लिए हमें व सभी किसानों को ग्राफ्टिंग की तकनीक को बहुत तेजी से अपनाना होगा और ग्राफ्टिंग की विधि को सीखना होगा। पिछले अध्यायों में हमने ग्राफ्टिंग की विधि के बारे में चर्चा की, जिसमें कि विभिन्न सोलनेसी व कद्दू वर्गीय सब्जियों में ग्राफ्टिंग के विभिन्न तरीकों व ग्राफ्टिंग के बाद हीलिंग व हार्डनिंग की विधि को विस्तार से समझाया गया था। यदि हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस कार्य में उपयोग होने वाले सभी इनपुट्स व इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इस अध्याय में हम देखेंगे कि वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में हमें विभिन्न क्रियाओं में कौन कौन से इनपुट व इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग में आएंगे, वह कैसे होने चाहिए और उनकी ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ेगी। इनपुट्स व इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया को निम्न 6 भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं नर्सरी उत्पादन के पहले कदम से, जो है बीज बोने की क्रिया या सोइंग। इस क्रिया में उपयोग होने वाले सभी इनपुट्स व इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा, सिंचाई या इरिगेशन। नर्सरी उत्पादन में नर्सरी के पौधों को सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें किस किस इनपुट की ज़रूरत होगी उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, नर्सरी प्रबंधन के लिए कभी कभी पेस्टिसाइड्स या पीजीआर्स का उपयोग भी किया जाता है। इनके उपयोग के लिए हमें किस किस इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में देखेंगे। चौथा भाग है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की क्रिया में लगने वाले सभी इनपुट्स व इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जानेंगे। पांचवा भाग है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या पोर्टेबल मशीन। इस भाग में नर्सरी उत्पादन की क्रिया में विभिन्न पैरामीटर जैसे तापमान, प्रकाश, ईसी, पीएच, नाइट्रेट इत्यादि को नापने के लिए उपयोग होने वाले विभिन्न मशीन या उपकरणों के बारे में जानेंगे। छठवें व अंतिम भाग में उन नवोन्मेष, नवीनीकरण या उन वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, जो कि ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में विभिन्न कार्यों को सरल बनाते हैं व नर्सरी की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करते हैं। शुरू करते हैं पहले क्लासिफिकेशन सोइंग से। सब्जियों में ग्राफ्टिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली व एक समान नर्सरी का होना बहुत ही आवश्यक है। एक समान आयु, ऊंचाई व सेहत के होने के कारण एक ट्रे में उपस्थित सभी पौधे एक ही समय पर ग्राफ्ट हो पाते हैं व हमें ग्राफ्टिंग के लिए ग्रेडिंग नहीं करनी पड़ती। एक समान नर्सरी उगाने के लिए प्रत्येक बीज व प्रत्येक पौधे को एक जैसा व्यवहार देना होता है। उदाहरण के लिए सभी बीजों को एक समान गहराई पर बोना, सभी पौधों को एक जैसे तापमान में रखना व सभी पौधों या नर्सरी में एक जैसा सिंचाई या खाद पानी देना इत्यादि। सोइंग नर्सरी उत्पादन की प्रक्रिया का पहला कदम है और एक समान नर्सरी उगाने के उद्देश्य को लेकर हमें इसी कदम से ही प्रत्येक बीज को एक जैसा व्यवहार देना होता है। सोइंग शब्द सुनते ही हमें समझ आता है कि किसी बीज को किसी मीडिया में बोना। बीज को बोने के लिए हमें किस किस इनपुट या किस किस संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रो ट्रेज या नर्सरी ट्रेज एक प्रकार की खंडों वाली प्लास्टिक की ट्रे होती है, जिसका प्रयोग अच्छी गुणवत्ता वाले सब्जियों के पौधे जैसे रूट स्टॉक या सायन उगाने के लिए किया जाता है। ट्रे अलग अलग साइज में उपलब्ध होती है, जिसका चयन फसल के अनुसार किया जाता है। प्रो ट्रेज का चयन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी खंडों में जड़ों की ट्रेनिंग के लिए धारीदार लाइनें बनी हों एवं ट्रे के निचले सतह पर ड्रेनेज छेद मौजूद हो। अलग अलग खांचों जिनमें कि रूट ट्रेनर्स मौजूद होते हैं, उनमें उगाए गए पौधों की जड़ें स्वस्थ, मजबूत, सीधी एवं बिना उलझी हुई होती हैं। जिस कारण से खेतों में रोपाई के समय पौधों के मरने की संभावना में अभूतपूर्व कमी आती है। नर्सरी उगाने के लिए बाजार में बहुत से ग्रोइंग मीडिया उपलब्ध हैं, जिनको कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। पहला है कोकोपीट। कोकोपीट नर्सरी उगाने के लिए आसानी से उपलब्ध, उपयुक्त एवं किफायती मीडिया है।
कोकोपीट को रेशेदार नारियल के भूसे से बनाया जाता है। इसे पहले धोया जाता है एवं मशीन में अधिक तापमान पर सुखाया जाता है। एक अच्छी गुणवत्ता वाला कोकोपीट मृदा जनित रोग जनको एवं खरपतवारों से मुक्त होता है। कोकोपीट पारंपरिक रूप से पीट मॉस और रॉक वूल का एक अच्छा विकल्प है। कोकोपीट में जल धारण क्षमता अधिक एवं इसके कणों में हवा का आवागमन आसानी से होता है, जिस कारण से यह नर्सरी उगाने के लिए एक आदर्श मीडिया है। दूसरा मीडिया है पीट मॉस। नर्सरी उगाने के लिए पीट मॉस का उपयोग भी किया जाता है। पीट मॉस नर्सरी उगाने के लिए एक वैकल्पिक मीडिया है। यह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है और इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पीट मॉस उन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है जहां पर फर्टिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। पीट मॉस एक बहुत ही महीन मीडिया है। एक बार सूख जाने के बाद इसको पानी से गीला करने में बहुत प्रयास लगता है। इसी कारण पीट मॉस को परलाइट के साथ मिश्रित करने की सिफारिश की जाती है, जिससे कि पीट मॉस की पोरोसिटी और एरेशन को बढ़ाया जा सके। तीसरा मीडिया है परलाइट। परलाइट का उपयोग मुख्य रूप से मीडिया के साथ योजक के रूप में किया जाता है। परलाइट को 1:1 या 1:9 तक के अनुपात में मीडिया के साथ मिलाया जा सकता है। परलाइट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन की पहुंच के साथ साथ मीडिया में एरेशन या पानी की निकासी को सहज बनाना है। चौथा मीडिया है वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट का उपयोग भी किसी मीडिया के साथ योजक के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग बुआई के बाद बीज को ऊपर से ढकने के लिए किया जाता है, क्योंकि वर्मीकुलाइट बीज के ऊपर अनेक पतली लेयर्स के रूप में मौजूद होता है, जो कि स्पॉन्ज की तरह कार्य करता है, जो कि मीडिया और बीज में नमी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि बीज में जर्मिनेशन जल्दी एवं समान रूप से आता है। वर्मीकुलाइट की धनायन विनिमय क्षमता या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। आसान शब्दों में बोलें तो वर्मीकुलाइट में पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूट्रिएंट को, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या अन्य धनायन, इनको धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण यह तत्व पौधों द्वारा आसानी से अपटेक कर लिए जाते हैं। और वर्मीकुलाइट मीडिया के अम्लीकरण या एसिडिफिकेशन के खिलाफ भी बफर जोन प्रदान करता है। अब देखते हैं कि सोइंग की क्रिया के लिए हमें कैसी जगह की जरूरत होगी, जिसे हम बुआई क्षेत्र या सोइंग एरिया कहते हैं। यह एक समर्पित क्षेत्र है जिसका उपयोग बीज बोने के कार्यों के लिए किया जाता है। नर्सरी का कार्य अलग अलग मौसम में होने के कारण हमें एक ऐसा क्षेत्र चाहिए होता है जहां पर मौसम का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, वह हम सोइंग का कार्य आसानी से कर पाएं। अधिक तापमान या तेज धूप होने के कारण मीडिया सूख जाता है या उसका तापमान बढ़ जाता है, जिस समस्या के समाधान के लिए हमें एक अलग हवादार या छायादार बुआई क्षेत्र या सोइंग एरिया की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां पर वर्कर्स भी गर्मी व बरसात के मौसम में सुविधानुसार व आसानी पूर्वक काम कर पाएं। मिट्टी के संक्रमण से बचने के लिए बुआई क्षेत्र में फर्श की आवश्यकता होती है। सोइंग एक महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण सोइंग एरिया की साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे जूते चप्पल उतारकर इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। फर्श के ऊपर तिरपाल बिछाकर कार्य करना चाहिए ताकि कोकोपीट सीधा फर्श के संपर्क में ना आए। यदि आपके पास सोइंग के कार्य के लिए कोई समर्पित क्षेत्र नहीं है तो आप किसी पेड़ की छाया में मिट्टी के ऊपर तिरपाल बिछाकर भी सोइंग का कार्य कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए हमें समान ऊंचाई, मोटाई व आकार के पौधों की जरूरत होती है, जिसके लिए सभी बीजों को एक समान गहराई पर बोना आवश्यक होता है। डिबलर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रो ट्रे के सेल में एक समान गहराई के छेद बनाने के लिए किया जाता है। इस समान गहराई वाले छेद में बीज को बोने के लिए रखा जाता है। आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला डिबलर एक बार में एक सेल में छेद बनाता है। नर्सरी उत्पादन के अनुभवों के आधार पर वीएनआर ने डिबलर फ्रेम का आविष्कार किया, जिसमें प्रो ट्रेस के सभी सेल में एक साथ समान इच्छित गहराई के छेद बनाए जा सकते हैं। डिबलर फ्रेम कार्य कुशलता वृद्धि यानी वर्क एफिशिएंसी और संचालन की गति को बढ़ाने में मदद करता है। मिर्च, टमाटर, बैंगन जैसी सोलेनेसियस फसलों की बीज बोने के लिए बीज बोने की गहराई 0.5 इंच
व कद्दू वर्गीय फसलों में यह गहराई 0.5 से लेकर 0.7 इंच तक की होती है। सोइंग के बाद ट्रे को पैक करके जर्मिनेशन रूम में रखा जाता है, जिस कारण से 2 या 3 दिन हम उसमें पानी नहीं दे पाते हैं। बीज के लिए नमी कम ना पड़े, इसके लिए सोइंग के समय ही ट्रे में पानी का स्प्रे कर दिया जाता है, जिसके लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें सोइंग होने के तुरंत बाद सभी ट्रेस को रखकर पानी का स्प्रे किया जाता है, जो मॉइस्चर सीड को जर्मिनेशन में मदद करता है। सभी ट्रेस को एक समान प्लेटफॉर्म में रखने से सभी ट्रेस में पानी का छिड़काव भी एक समान होता है। यदि आकार की बात करें तो प्लेटफॉर्म का आकार लगभग 40 से 50 स्क्वायर फीट तक का होना चाहिए। सोइंग करने की ही जगह में पानी का स्प्रे कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने से फर्श गीला हो जाएगा, जिससे कि वर्कर्स आसानी से यह काम नहीं कर पाएंगे। वर्कर्स की सुविधा के लिए ही इस जगह को अलग बनाया गया है। अगला इनपुट है सनपैक शीट। सनपैक कोरोगेटेड प्लास्टिक बोर्ड का उपयोग प्रो ट्रेस के ऊपर ढक्कन के रूप में किया जाता है। इन शीट्स का उपयोग करने का उद्देश्य स्टैकिंग के समय 2 ट्रेस के बीच में अवरोध पैदा करना है और ऊपरी ट्रे के दबाव के कारण मीडिया के संघनन यानी कॉम्पैक्शन से बचना है। सामान्यतः सनपैक शीट हल्की होती है और इसकी मोटाई 2 से 4 मिलीमीटर की होनी चाहिए। वाटरप्रूफ होने के कारण इन शीटों का उपयोग बार बार कर सकते हैं। अगला इनपुट है पॉलीथीन रैपिंग शीट। पॉलीथीन रैपिंग शीट का उपयोग ट्रेस को जर्मिनेशन रूम में रखने से पहले प्रो ट्रेस के बंडल को कवर करने के लिए किया जाता है। बीज बोने व सिंचाई का कार्य पूरा होने के बाद प्लास्टिक का आवरण लपेटा जाता है। प्लास्टिक शीट रैपिंग का मुख्य उद्देश्य माइक्रोक्लाइमेट और बंडल के अंदर नमी के स्तर को बनाए रखना है। प्लास्टिक रैपिंग शीट की मोटाई न्यूनतम 30 माइक्रोन की होनी चाहिए। प्रो ट्रेस को उठाने रखने की सहूलियत एवं ट्रेस की आसान गिनती के लिए सामान्यतः 10 ट्रेस का बंडल बनाया जाना चाहिए। प्रो ट्रेस के बंडल बनाने से रैक एवं जर्मिनेशन रूम के स्थान के समुचित उपयोग में मदद मिलती है। सभी बीजों का एक समान जर्मिनेशन पाने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी बीजों को एक समान तापमान दिया जाए, जिसके लिए हम जर्मिनेशन रूम का प्रयोग करते हैं। जर्मिनेशन रूम एक साधारण सा कमरा है जिसमें कि एसी की मदद से सभी बीजों को अनुकूल व निर्धारित तापमान दिया जाता है। जर्मिनेशन रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जर्मिनेशन रूम में एक हॉट एंड कूल एसी लगा हुआ है, जो कि गर्मियों के मौसम में तापमान को कम व सर्दियों के मौसम में तापमान को बढ़ा भी सकता है। सोइंग के तुरंत बाद ट्रेस का बंडल बनाकर जर्मिनेशन रूम में रैक्स में रख दिया जाता है। यदि हम जर्मिनेशन रूम की क्षमता की बात करें तो 40 से 50,000 बीज प्रतिदिन बोने के लिए हमें 1200 स्क्वायर फीट का कमरा पर्याप्त रहेगा। जर्मिनेशन रूम में अधिक बंडल रखने के लिए हम आयरन के रैक्स का उपयोग करते हैं। आयरन के रैक्स उपयोग करने से हम मल्टी टियर सिस्टम में काम कर सकते हैं, जिसमें कि नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रेस के बंडल को रख पाते हैं। यदि हम जर्मिनेशन रूम में फर्श में बंडल रखें तो जर्मिनेशन रूम की क्षमता में भारी कमी आती है व कार्य करने के लिए हमको जगह नहीं मिल पाती है। वर्तमान समय में नर्सरी उत्पादन और सब्जियों में ग्राफ्टिंग करने के लिए इरिगेशन सेटअप में नवीनतम और आधुनिक तकनीक वाली मशीनों का समावेश बहुत ही आवश्यक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जल प्रबंधन से जुड़ी हुई नवीन और स्वचालित मशीनों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इन मशीनों के उपयोग से किस प्रकार से हम अपनी सिंचाई प्रणाली को सुगम और सरल बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं हेड यूनिट से। हेड यूनिट एक ऐसा स्थान है जहां पर सिंचाई प्रणाली की मेन कंट्रोल यूनिट स्थापित की जाती है। इसमें सिंचाई पंप्स, डोजिंग यूनिट, फिल्टर्स, वेंचुरी आदि शामिल होती हैं। इस संरचना का उपयोग नर्सरी में सिंचाई और पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। पंप्स की क्षमता के समुचित उपयोग के लिए हमें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो हमारी हेड यूनिट है वह सभी नेट हाउस और ग्रीन हाउस से समान दूरी पर मौजूद हो, ताकि पानी का दबाव सभी नेट हाउस और ग्रीन हाउस में एक समान हो। हेड यूनिट में स्थापित मशीनों को विपरीत मौसम जैसे तेज धूप, बारिश आदि से बचाने के लिए हमें हेड यूनिट को एक शेड के नीचे स्थापित करना चाहिए। सभी उपकरणों को हेड यूनिट में ऐसे स्थापित करना चाहिए ताकि हेड यूनिट की साफ सफाई आसानी से की जा सके और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के कामों को सुगम तरीके से किया जा सके। दूसरा इनपुट है वाटर स्टोरेज टैंक। पानी की टैंकियाँ 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो प्लास्टिक की या तो सीमेंट की टैंकियाँ। इन टैंकियों का उपयोग पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिस पानी का उपयोग नर्सरी में सिंचाई, फॉगिंग और दवाइयों के छिड़काव के लिए किया जाता है।
गर्मियों के मौसम में पानी को ठंडा रखने के लिए इन पानी की टैंकियों को किसी शेड के नीचे लगाना चाहिए और पानी को काई से मुक्त रखने के लिए टैंकियों को हमेशा ढक्कन से बंद करके रखना चाहिए। हमें कितनी टैंकियों का उपयोग करना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी नर्सरी में अनेक कार्यों के लिए हमें कितने पानी की ज़रूरत है। अगला इनपुट है वाटर लेवल सेंसर्स। पानी की ज़रूरत के समय पानी ना होने की स्थिति में पौधों को नुकसान हो सकता है और अन्य कार्यों में भी रुकावटें आ सकती हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे वाटर स्टोरेज टैंक्स में कभी पानी ख़त्म ही ना हो, तो इसके लिए हमें स्वचालित प्रणाली का उपयोग करना होता है। वाटर लेवल सेंसर्स एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि पानी के टैंक्स में पानी के स्तर की जानकारी देता है। इनका प्रयोग वाटर टैंक्स को स्वचालित तरीके से भरे जाने के लिए किया जाता है। वाटर लेवल सेंसर्स पानी खत्म होने या भरे जाने के सिग्नल को वाटर लेवल गार्ड को देता है। अगला इनपुट है वाटर लेवल गार्ड। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि पानी टंकी में स्वचालित तरीके से पानी भरने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इस उपकरण को एकोनट वाल यानी सोलेनॉइड वाल और बोर पंप से जोड़ा जा सकता है। जब पानी टैंक के निचले स्तर पर पहुंच जाता है तो वाटर लेवल सेंसर इस सिग्नल को वाटर लेवल गार्ड को देते हैं और वाटर लेवल गार्ड बोर पंप को स्वतः ही चालू कर देता है। और इसी तरीके से जब पानी ऊपरी स्तर पर पहुंच जाता है तो वाटर लेवल सेंसर की मदद से वाटर लेवल गार्ड बोर पंप को स्वतः ही बंद कर देता है और पानी के ओवरफ्लो को रोकने में मदद मिलती है, जिससे कि किसी समर्पित व्यक्ति को इस कार्य के लिए नहीं रखना पड़ता है। पानी की मोटर को यदि पानी ना होने की स्थिति में चलाया जाए तो उसके जलने का खतरा रहता है, परंतु वाटर लेवल गार्ड के उपयोग से पानी की मोटर को जलने से भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार के वाटर लेवल गार्ड की मदद से हम केवल एक टैंक को ही स्वचालित तरीके से भर सकते हैं, परंतु नर्सरी में एक से अधिक टैंक हो सकते हैं जो कि अलग अलग कैपेसिटी के हो सकते हैं और उनके खाली होने और उनको भरने का समय भी अलग अलग हो सकता है। तो इस स्थिति में प्रत्येक टैंक को ऑपरेट करने के लिए प्रत्येक टैंक के वाटर लेवल गार्ड को अलग अलग सोलेनॉइड वॉल से जोड़ना पड़ेगा। परंतु ऐसा करने से भी वाटर लेवल कंट्रोलर सोलेनॉइड वॉल को ऑन या ऑफ करेगा, तो इस स्थिति में हमको बोर पंप को लगातार चलाकर रखना पड़ेगा, जिससे कि बिजली की खपत भी अधिक होगी और लगातार चलने की वजह से बोर पंप खराब हो सकता है। एक से अधिक वाटर लेवल कंट्रोलर को बोर पंप के स्टार्टर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोर पंप का स्टार्टर अलग अलग टैंक के अलग अलग सिग्नल को प्राप्त करेगा, जिससे कि वह सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए हम एक ऑटोमेटिक सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं जो कि एक से अधिक टैंक भरने की क्रिया को तार या वायरलेस माध्यम से नियंत्रित करता है। इस प्रणाली में प्रत्येक वाटर टैंक के साथ वाटर लेवल कंट्रोलर की बजाय एक रिमोट कंट्रोल यूनिट लगाई गई है जो कि वायरलेस तरीके से मेन कंट्रोल यूनिट से जुड़ी हुई है। यह रिमोट कंट्रोल यूनिट पानी के भर जाने और खाली हो जाने पर सोलेनॉइड वाल्व को बंद या चालू कर देता है और इस सिग्नल को मेन कंट्रोल यूनिट को भेज देता है और उसी के अनुसार सिग्नल को प्राप्त भी करता है। इस कंट्रोलर पर लाइट्स के अनुसार टैंक में कितना पानी भरा हुआ है उसको भी आसानी से देख सकते हैं। मेन कंट्रोल यूनिट बोर पंप के स्टार्टर के साथ जुड़ी होती है जो कि सिग्नल प्राप्त होते ही बोर पंप को ऑन या ऑफ करती है। मेन कंट्रोल यूनिट एक समय पर बहुत सारी रिमोट यूनिट यानी टैंक के साथ जुड़ सकता है और प्राथमिकता के अनुसार सभी टैंक के सिग्नल को प्राप्त कर और उनका आकलन कर बोर पंप के स्टार्टर को केवल एक सिग्नल देता है, जिससे कि बोर पंप सुगमता से चलता है और सभी टैंक के भर जाने के बाद बोर पंप स्वतः ही बंद हो जाता है। मेन कंट्रोल यूनिट पर सभी टैंक के अनुसार अलग अलग लाइट्स लगी हुई हैं ताकि टैंक के पास बिना जाए भी यह पता लग पाए कि कौन सा टैंक चालू है और कौन सा टैंक बंद है। इस प्रणाली की मदद से हम बोर पंप को लगातार बिना चलाए भी एक से अधिक टैंक्स को स्वचालित तरीके से भर सकते हैं और बिजली के साथ साथ पानी की बचत भी कर सकते हैं। अगला इनपुट है सोलेनॉइड वाल्व्स। ये इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स हैं जिनको मैनुअल वाल्व के विपरीत वायरलेस या तार के माध्यम से हेड यूनिट से ही कंट्रोल किया जा सकता है। स्वचालित होने के कारण ये वाल्व्स सिग्नल की मदद से स्वतः ही बंद चालू हो सकते हैं, जिससे मैन पावर के साथ साथ पानी और समय दोनों की बचत हो सकती है। ऐसे वाल्व्स का उपयोग स्वतः टैंक्स को भरने और खेतों में भी किया जा सकता है। अगला इनपुट है वाटर फिल्टर। आमतौर पर उपयोग होने वाले पानी में रेत, मिट्टी के कण, काई जैसी अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। ये अशुद्धियाँ नर्सरी में पौधों तक ना पहुँचें, इसके बचाव के लिए हम वाटर फिल्टर का उपयोग करते हैं। वाटर फिल्टर का चयन पानी की गुणवत्ता और पानी में मौजूद अशुद्धियों के आधार पर किया जाता है। जैसे सैंड सेपरेटर फिल्टर का उपयोग पानी में रेत के कण और सिल्ट के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार मीडिया फिल्टर का उपयोग
पानी में मौजूद ऑर्गेनिक अशुद्धियों जैसे काई को अलग करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार अन्य प्रकार के फिल्टर जैसे डिस्क फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर उपलब्ध हैं, जिनका चयन अनुभवी व्यक्ति या किसी इंजीनियर से सलाह मशवरे के बाद ही किया जाना चाहिए। अगला इनपुट है बूस्टर पंप। बूस्टर पंप का उपयोग साधारण पंप की तुलना में पानी के प्रवाह को नियमित और नियंत्रित रखने के लिए किया जाता है। साधारण पंप एक समान गति से चलते हैं, जिसके कारण यह पाइपलाइन में पानी के दबाव को एक समान बनाए रखते हैं और यह दबाव अन्य आउटलेट पाइप के खुलने के कारण बढ़ जाता है और अन्य आउटलेट पर पानी का प्रवाह वस्तुतः कम हो जाता है। नर्सरी में एक ही समय पर पौधों की सिंचाई के लिए, हीलिंग चैम्बर्स में फॉगर्स के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी पानी की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए पाइप्स के सभी आउटलेट पर एक निश्चित पानी का दबाव बहुत जरूरी है। बूस्टर पंप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी VFD तकनीक पर आधारित होता है। इस तकनीक के कारण बूस्टर पंप परिवर्तनशील गति से चल सकता है, मतलब एक या अधिक पाइप खोले जाने या बंद करे जाने पर बूस्टर पंप पानी के बढ़ते या घटते प्रवाह के साथ अपनी गति को परिवर्तित कर सकता है। फलस्वरूप किसी भी समय किसी भी पाइप में पानी का दबाव एक समान बना रहता है। पानी का प्रवाह बंद होने की स्थिति में बूस्टर पंप प्रेशर स्विच की मदद से स्वतः ही बंद हो जाता है। इसका फायदा यह होता है कि पाइपलाइन में अत्यधिक दबाव का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि पाइप के खराब होने या फटने की आशंका नहीं रहती है। रखरखाव की लागत और समय में भी बचत होती है। किसी भी नर्सरी में बूस्टर पंप का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ग्रीन हाउस व नेट हाउस हेड यूनिट से कितनी दूरी पर स्थित हैं, 1 घंटे में कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता है, कितने आउटलेट पाइप एक समय पर खुले रहने वाले हैं, पानी के स्टोरेज टैंक में पानी का इनलेट फ्लो कितना है और हमारे क्षेत्र में बूस्टर पंप के सर्विस सेंटर की उपलब्धता कैसी है। बूस्टर पंप का चयन करने से पहले इन सभी गणनाओं को बुकलेट में उपस्थित परफॉर्मेंस चार्ट से मिलान कर लेना चाहिए व किसी अनुभवी व्यक्ति या सर्विस इंजीनियर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बूस्टर पंप के बाद बात करते हैं प्रेशर स्विच की। प्रेशर स्विच एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसे बूस्टर पंप के साथ जोड़ा जाता है। प्रेशर स्विच एक निश्चित पूर्व निर्धारित दबाव से दबाव ऊपर या नीचे होने की स्थिति में बूस्टर पंप को स्वतः ही बंद या चालू कर देता है। प्रेशर स्विच के उपयोग से हमें इरिगेशन सिस्टम में पानी के दबाव को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रेशर स्विच में मिनिमम रेंज 1 kg और मैक्सिमम रेंज 3 kg को फिक्स कर लेते हैं, तो इससे कम या ज़्यादा दबाव होने पर यह बूस्टर पंप को स्वतः ही बंद कर देगा। प्रेशर टैंक। प्रेशर टैंक एक सिलेंडर के आकार का टैंक है जिसके अंदर हवा से फूला हुआ ब्लैडर यानी गुब्बारा होता है। यह प्रेशर टैंक बूस्टर पंप के आउटलेट के साथ जुड़ा होता है, जिसका मुख्य कार्य पाइपलाइन में निर्धारित दबाव से अधिक दबाव को अवशोषित करना है। यह अधिक और अतिरिक्त दबाव पाइप और अन्य उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर सकता है, परंतु प्रेशर टैंक इस अतिरिक्त दबाव को अवशोषित कर इन उपकरणों और पाइपलाइन को टूट फूट से बचाता है। बूस्टर पंप, प्रेशर स्विच और प्रेशर टैंक एक साथ सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। प्रेशर टैंक की कार्यविधि को हम एक उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। नर्सरी में किसी पाइप आउटलेट को अचानक से बंद कर देने पर पाइपलाइन में दबाव बढ़ने लगता है। जैसे ही यह दबाव प्रेशर स्विच पर निर्धारित दबाव सीमा से अधिक होने लगता है, वैसे ही प्रेशर स्विच बूस्टर पंप को स्वतः ही बंद कर देता है। पाइपलाइन में उपस्थित अतिरिक्त दबाव जो कि पानी के रूप में होता है, यह पानी प्रेशर टैंक के अंदर टैंक और ब्लैडर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर भर जाता है, जिससे हवा से भरा हुआ ब्लैडर दबकर छोटा होने लगता है। फलस्वरूप पानी का अतिरिक्त दबाव पाइपलाइन और अन्य उपकरणों को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाता है। इस स्थिति में बूस्टर पंप बंद होने के बावजूद भी यदि नर्सरी में किसी भी पाइप आउटलेट को खोला जाता है तो दबाव को नियंत्रित करने के लिए पानी के कारण दबा हुआ ब्लैडर टैंक में भरे हुए अतिरिक्त पानी को वापस बाहर की तरफ धकेलता है, जिस कारण पाइप और सभी आउटलेट में पानी का दबाव हर समय नियमित और नियंत्रित बना रहता है। इसी प्रकार जैसे ही पाइपलाइन में दबाव प्रेशर स्विच पर निर्धारित न्यूनतम दबाव से कम होने लगता है, प्रेशर स्विच बूस्टर पंप को चालू कर देता है और पानी का दबाव पुनः निर्धारित सीमा में वापस आ जाता है। जैसा कि आपने समझा होगा कि प्रेशर टैंक एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इसीलिए इसका चयन करते समय कुछ निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे
पंप द्वारा पानी के प्रवाह की गति क्या है, यानी पंप का वाटर फ्लो कितना है। पाइपलाइन और सिंचाई प्रणाली की दूरी के कारण बूस्टर पंप का कट इन और कट आउट कितने समय में हो रहा है। बूस्टर पंप को कितनी देर तक चलाना चाहिए, यानी टारगेट रन टाइम कितना होना चाहिए। अगला उपकरण है डोजिंग पंप। डोजिंग पंप एक वेंचुरी के जैसा पानी से संचालित होने वाला बिना बिजली के चलने वाला उपकरण है। इसकी मदद से रसायन, खाद और कोई भी कीटनाशक को पाइप की लाइनों में सही और सटीक मात्रा में इंजेक्ट कर सकते हैं। डोजिंग पंप या डोसाट्रॉन वॉल्यूमेट्रिक अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है और पानी के प्रेशर में वेरिएशन होने के बावजूद भी रासायनिक मिश्रण को सही मात्रा में पानी में इंजेक्ट कर सकता है। डोजिंग पंप का उपयोग नर्सरी के पौधों में पोषक तत्वों को देने के लिए किया जाता है। डोसाट्रॉन का चयन प्रति घंटे पानी की जरूरत के अनुसार पर किया जाता है। महंगा निवेश होने के कारण खरीदने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति या सर्विस इंजीनियर से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। फर्टिलाइजर टैंक या स्टॉक सॉल्यूशन टैंक एक पानी की टंकी के समान साधारण सा टैंक होता है जिसका उपयोग खाद का स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है। टैंक की कैपेसिटी नर्सरी में प्रतिदिन प्रयोग होने वाली खाद पर निर्भर करती है। टैंक में खाद या कोई केमिकल घोले जाने के कारण कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस टैंक को भी पानी की टैंकियों के समान किसी शेड के नीचे छायादार जगह में रखना चाहिए। या कोई केमिकल यूज करने के कारण इस टैंक में एक परत जम जाती है जिसे कि प्रत्येक बार नया खाद का घोल बनाते समय धोना चाहिए, जिससे कि खाद का जो कंसंट्रेशन है वो समान रहे। अगला उपकरण है फॉगर। फॉगर की मदद से पानी को कोहरे या ह्यूमिडिटी के रूप में बदला जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः ग्रीन हाउस या नेट हाउस की आर्द्रता को बढ़ाने व तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। हीलिंग चैम्बर में फॉगर का उपयोग टनल के ऊपर के कपड़े को भिगोने के लिए किया जाता है, जिससे कि हीलिंग चैम्बर की आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित किया जाता है। फॉगर्स एक निश्चित दबाव सीमा पर ही चालू होते हैं, जिस दबाव को बूस्टर पंप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस दबाव सीमा से कम दबाव पर फॉगर से पानी ना टपके, इसके लिए प्रत्येक फॉगर पर एक वॉल्व यानी लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस लगी होती है, जो कि कम दबाव पर पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। अगला उपकरण है टाइमर्स। टाइमर्स एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग हीलिंग चैम्बर्स में फॉगर्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फॉगर्स को नियमित समय अंतराल पर चालू और बंद करने की आवश्यकता होती है ताकि हीलिंग टनल के ऊपर का कपड़ा अधिक गीला ना हो, जिससे हीलिंग टनल के अंदर पौधों पर पानी ना टपके। फॉगर्स के चालू और बंद होने का समय अंतराल मौसम, तापमान, प्रकाश की तीव्रता और ह्यूमिडिटी के स्तर जैसे अनेक बिंदुओं पर निर्भर करता है। टाइमर्स होने की वजह से फॉगर्स को बार बार चालू या बंद करने के लिए हमें किसी व्यक्ति को समर्पित रूप से नहीं रखना पड़ता है, जिस कारण से इस कार्य में गलती या इस कार्य को भूलने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अगला उपकरण है प्रेशर गेज। यह एक घड़ी के समान दिखने वाला उपकरण है जो कि पाइपलाइन में पानी के दबाव को दर्शाता है। सिंचाई व अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने वाला पानी बूस्टर पंप के धकेले जाने के कारण पाइपलाइन में बहुत अधिक दबाव में बहता है। इस सिंचाई प्रणाली में पानी के दबाव की निगरानी और उसके आकलन करने के लिए प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्रेशर गेज के माध्यम से हम अपनी सिंचाई प्रणाली जैसे पंप, फिल्टर्स व अन्य उपकरणों में किसी त्रुटि का पता भी लगा सकते हैं, जिसको कि समय रहते रिपेयर या मेंटेनेंस कर सकते हैं। हेड यूनिट में इलेक्ट्रिकल पैनल की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रिकल पैनल के द्वारा मेन लाइन को सब लाइन्स में डिवाइड कर अन्य उपकरणों तक बिजली को प्रसारित किया जाता है। इसमें पंप के स्टार्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज कन्वर्टर्स, टाइमर्स व अन्य उपकरण शामिल होते हैं। मेन लाइन से आने वाली वोल्टेज को दर्शाने के लिए हमें वोल्ट मीटर का उपयोग करना चाहिए ताकि कम व अधिक वोल्टेज का आकलन किया जा सके। कम या अधिक वोल्टेज पर बिजली के उपकरणों को चलाने पर वे खराब हो सकते हैं। यदि किसी एरिया में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होता है तो ऐसे इलाकों में स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि बिजली के उपकरणों को हानि ना पहुंचे। इलेक्ट्रिकल पैनल को डिजाइन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल का डिजाइन, निर्माण और उसको सेटअप करने की जगह को हेड यूनिट में काम करने वाले ऑपरेटर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पैनल को पानी वाली जगह से थोड़ा दूर रखना चाहिए और उसमें कार्य करने के लिए उसके सामने रबर की मैट बिछी होनी चाहिए ताकि किसी भी कारणवश काम करने वाले ऑपरेटर को बिजली के झटके ना लगें। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग या सामान्य नर्सरी उत्पादन में सिंचाई प्रणाली में पाइपलाइन सेटअप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान समय में जीआई पाइप की तुलना में पीवीसी और यूपीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है। पीवीसी और यूपीवीसी पाइप
जीआई पाइप की तुलना में लागत में कम, रखरखाव में आसान और इनके उपयोग से पानी के दबाव में क्षति बहुत कम होती है। पाइपलाइन का सेटअप करते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पाइप में मोड़ या घुमाव जैसे टी, एल्बो, बेंड कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पानी के दबाव में होने वाली हानि को कम किया जा सके और पाइप प्रणाली सुगमता से चले। पीवीसी पाइप को टूटने फूटने से बचाने के लिए इसे ज़मीन में दबाने की ज़रूरत होती है, जिसकी गहराई 1.5 से 2 फीट तक रखनी चाहिए। परंतु पाइप को रोड के नीचे से ले जाना हो, जिसके ऊपर से भारी वाहन गुजरते हों, तो इसकी गहराई थोड़ा अधिक यानी 3 से 4 फीट तक रखनी चाहिए। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मजबूती वाले पाइप यूज कर सकते हैं। जैसे यदि पाइप को ज़मीन के अंदर डालना हो तो उसके लिए 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का पाइप यूज कर सकते हैं। परंतु यदि पाइप को ज़मीन के ऊपर जैसे फॉगर्स के लिए लगाना हो तो इसके लिए हमको 6 kg वाला पाइप यूज करना चाहिए। प्रत्येक ग्रीन हाउस या नेट हाउस में पानी की 2 समर्पित पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए, जिसमें एक लाइन सादे पानी के लिए और दूसरी लाइन खाद वाले पानी के लिए उपयोग की जानी चाहिए। इस व्यवस्था में नर्सरी में किसी भी समय खाद पानी या सादे पानी का उपयोग किया जा सकता है। बात करते हैं ग्रीन हाउस या नेट हाउस के अंदर उपयोग किए जाने वाले फ्लेक्सिबल पाइप्स की। पौधों में सिंचाई करने के लिए पाइप अपारदर्शी और गहरे रंग के होने चाहिए। पारदर्शी या हल्के रंग के होने के कारण पाइप के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, फलस्वरूप पाइप के अंदर काई जम जाती है, जो काई पानी के साथ नर्सरी की ट्रे में जाकर मीडिया में भी काई फैलाती है, फलस्वरूप नर्सरी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पाइपलाइन में भविष्य में होने वाले रख रखाव को सरल व सुगम बनाने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन का नक्शा अपने पास रखना चाहिए। इरिगेशन वेंट या झारी एक टूल है जिसे फ्लेक्सिबल पाइप पर लगाकर उपयोग किया जाता है, जिससे पानी फुहारे के रूप में नर्सरी में गिरता है। सब्जियों की ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें मुख्यतः किन किन आधारिक संरचनाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, उसके बारे में इस भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे एवं उन्हें चयन करने के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में ग्राफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना और यह देखा कि 2 पौधों को काटने, जोड़ने व हीलिंग की प्रक्रिया के लिए हमें ग्रीन हाउस का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस व हीलिंग चैम्बर की आर्द्रता को 85 से 90% रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमें प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित सीमा में रखना होता है। हमने यहाँ वीएनआर नर्सरी के रिसर्च फार्म पर देखा कि ग्राफ्टिंग व हीलिंग की प्रक्रिया के लिए एक क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस डेडिकेट है, किंतु क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस एक बहुत महंगा निवेश होने के कारण एक सामान्य किसान या एक सामान्य नर्सरी इसको बनाने में असमर्थ होती है। ग्राफ्टिंग व हीलिंग करने के लिए हमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, यह निम्न बिंदु पर निर्भर करता है। जैसे उस क्षेत्र का मौसम या क्लाइमेट कैसा है, दूसरा कुल कितने पौधों का उत्पादन करना है, तीसरा कार्य करने की सरलता कैसी है। आइए इस स्थिति को हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50,000 से 1 लाख तक पौधे उत्पादन करना चाहता है तो यह जरूरी नहीं कि उसे क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस पर बड़ा खर्चा करना पड़े। यह कार्य एक कमरे के अंदर निर्धारित तापमान, आर्द्रता व निश्चित प्रकाश की मात्रा में भी किया जा सकता है। कमरे का तापमान नियंत्रित करने के लिए एयर कंडीशनर, आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए फॉगर्स व प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट्स या एलईडी लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। परंतु कार्य करने की सरलता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमें पौधों को काटने, जोड़ने व उनको हीलिंग करने के लिए अलग अलग कमरों की आवश्यकता होगी और इन कमरों में ग्राफ्टेड पौधों की उत्पादन क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन क्षमता बहुत अधिक हो, उदाहरण के तौर पर 25 से 30 लाख पौधे प्रति सीजन, तो यह कार्य कमरों में नहीं किया जा सकता। इसके लिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस ही एक अंतिम एवं अद्वितीय विकल्प होंगे, जिसमें कि पौधों को निर्धारित तापमान, आर्द्रता व प्रकाश प्रदान किया जा सकता है और ग्रीन हाउस आकार में बड़े होने के कारण पौधों की ग्राफ्टिंग व हीलिंग का कार्य भी एक ही जगह पर सरलता व सुगमता के साथ किया जा सकता है। ग्रीन हाउस किस प्रकार का होना चाहिए, इसका चयन करने के लिए हमें उस क्षेत्र के मंथली मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि बात करें दक्षिण भारत की या तटीय क्षेत्रों की, तो वहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी उच्चतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक ही रहता है, वह सर्दी भी अधिक नहीं पड़ती है। इन परिस्थितियों में हम ग्राफ्टिंग का कार्य नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में सिर्फ पंखे लगाने से भी कर सकते हैं। वहीं मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक भी पहुँच जाता है और सर्दी भी अधिक नहीं पड़ती है। तो इस स्थिति में क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस की आवश्यकता होती है, जिसमें कि ग्राफ्टिंग के दौरान हम तापमान को 28 से 32 डिग्री तक नियंत्रित कर पाएं।
उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों का तापमान 45 से 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री तक भी होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में हमें गर्मियों में ग्राफ्टिंग करने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस का उपयोग करना पड़ेगा। वहीं सर्दियों में ग्राफ्टिंग करने के लिए तापमान अधिक चाहिए होगा, जिसके लिए हमें क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस में हीटर्स का उपयोग करना पड़ेगा। हम नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में खड़े हैं, जहां पर नर्सरी उगाने का कार्य किया जा रहा है। नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस ऐसे पॉली हाउस होते हैं जिनमें वायु का संचार प्राकृतिक तरीके से होता है। ऐसे ग्रीन हाउस के साइड्स वाले कुछ भाग में पॉलीथीन शीट के बजाय इंसेक्ट नेट लगा होता है, जिसे कि साइड वेंटिलेशन कहा जाता है। इसी की वजह से वायु का संचार अंदर से बाहर व बाहर से अंदर की तरफ होता है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस उन स्थानों के लिए उपयुक्त होते हैं जहां पर अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री तक ही जाता है। नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस का उपयोग सामान्य नर्सरी उत्पादन व ग्राफ्टिंग के लिए रूट स्टॉक व सायन उगाने के लिए किया जाता है तथा जिन क्षेत्रों में गर्मी में तापमान 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, उन क्षेत्रों में पौधों की ग्राफ्टिंग का कार्य व उनकी हीलिंग का कार्य भी नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में ही कर सकते हैं। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में यदि तापमान को कम करने की ज़रूरत होती है तो केवल पंखे का उपयोग कर सकते हैं और प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन हाउस में एल्यूमिनेट नेट या शेड नेट का प्रावधान होना चाहिए, जो कि ग्रीन हाउस के तापमान को भी कम करने में मदद करता है। अभी हम क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस में खड़े हैं। क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस ऐसे पॉली हाउस होते हैं जो कि टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ग्रीन हाउस में तापमान को कम करने के लिए वेट पैड व पंखे एवं आर्द्रता को बढ़ाने के लिए फॉगर्स लगे होते हैं, जो कि सम्मिलित रूप से इवेपोरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कम तापमान वाली जगहों में ऐसे ग्रीन हाउस में तापमान को बढ़ाने के लिए हीटर का उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे ग्रीन हाउस ऐसे स्थानों के लिए उपयुक्त हैं जहां पर अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। ग्राफ्टेड पौधों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर तापमान, आर्द्रता व प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित रखना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन हाउस में एल्यूमिनेट नेट या शेड नेट का प्रावधान होना चाहिए, जो कि ग्रीन हाउस का तापमान को कम करने में भी मदद करता है। 20,000 से लेकर 25,000 पौधे प्रतिदिन ग्राफ्ट करने के लिए लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का ग्रीन हाउस पर्याप्त होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि हम नेट हाउस में खड़े हैं, जहां पर नर्सरी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। नेट हाउस इंसेक्ट प्रूफ नेट के बने होते हैं, जिनका प्रयोग पौधों को कीटों जैसे व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, थ्रिप्स व अन्य कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। नेट हाउस पॉली हाउस की तुलना में नर्सरी उत्पादन का बहुत सस्ता एवं किफ़ायती विकल्प है। नेट हाउस में भी ग्रीन हाउस के ही समान अच्छी गुणवत्ता, रोग रहित व कीट रहित नर्सरी का उत्पादन किया जा सकता है। इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में ग्रीन हाउस के जैसे तापमान व ह्यूमिडिटी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रकाश की तीव्रता व तापमान को कम करने के लिए शेड नेट का प्रयोग किया जाता है। नेट हाउस में नर्सरी उत्पादन का कार्य गर्मी व सर्दी के मौसम में तो आसानी से किया जा सकता है, परंतु बरसात के मौसम में लगातार बारिश होने की वजह से नर्सरी उत्पादन के कार्यों में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, जिस स्थिति में हमें या तो रेन कवर का प्रयोग करना होता है या तो हमें पॉली हाउस में नर्सरी का उत्पादन कार्य करना होता है। नेट हाउस को बनाने के लिए 30 या 40 मैश पर इंच स्क्वायर वाला नेट प्रयोग करना चाहिए, ताकि व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स व अन्य छोटे कीट भी नेट हाउस के अंदर ना आ पाएँ। कोई भी कीट वर्कर्स के साथ नेट हाउस के अंदर ना आ जाए, इसके लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नेट हाउस में भी ग्रीन हाउस के ही समान 2 दरवाजे पार करने के बाद प्रवेश मिलना चाहिए। अभी हम खड़े हैं क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस में, जहां पर तापमान को कम करने के लिए वेट पैड और फैन लगाया हुआ है। वेट पैड बेंचेस के एंड में लगा हुआ है, जो कि इवेपोरेटिव कूलिंग के कंसेप्ट पे काम करता है, जिसका मेन काम यहाँ के तापमान को कम करना है। ये एग्जॉस्ट फैंस हैं जो कि वेट पैड के थ्रू एयर मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। फैंस ग्रीन हाउस के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं, जिससे कि बाहर की हवा वेट पैड से होती हुई ठंडी होकर अंदर आती है। फलस्वरूप ग्रीन हाउस का तापमान कम होता है। अब बात करेंगे बेंचेस की। बेंचेस का उपयोग हम नर्सरी के पौधों को रखने के लिए करते हैं। बेंचेस बनाने का मुख्य उद्देश्य नर्सरी के पौधों को मिट्टी के संपर्क से दूर रखना है, ताकि रोग रहित और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन किया जा सके। बेंचेस में नर्सरी उगाने से ट्रे के नीचे से पौधों की जड़ें बाहर नहीं आती हैं, जिससे कि जब हम रोपाई के समय इससे पौधा निकालते हैं तो उसकी जड़ें टूटती नहीं हैं।
यदि हम नर्सरी का उत्पादन बेंच के बजाय ज़मीन पर पॉलीथीन सीट या मल्चिंग सीट के ऊपर करें तो ट्रे और मल्चिंग सीट के बीच में एरेशन ना होने की वजह से पौधों की जड़ें ड्रेनेज होल से बाहर आ जाती हैं, जो कि रोपाई के समय पौधा निकालते समय डैमेज हो सकती हैं। नर्सरी में बेंचेस की ऊंचाई 1.5 से 2 फीट तक रखनी चाहिए ताकि नर्सरी प्रबंधन जैसे कार्य, सिंचाई, स्प्रे आदि सुविधापूर्वक किए जा सकें। इन बेंचेस को हम बैम्बू, पीवीसी पाइप्स, आयरन और एल्यूमिनियम के बना सकते हैं। आयरन के होने के कारण इन बेंचेस में जंग बहुत अधिक लगता है, जिस कारण इनके रखरखाव की लागत जैसे पेंटिंग आदि का खर्चा बहुत अधिक होता है। जंग लगने की समस्या से बचने के लिए हम बेंचेस को एल्यूमिनियम द्वारा भी बना सकते हैं। ग्राफ्टिंग के बाद एक प्रोसेस है जिसे हम हीलिंग की तरह रेफर करते हैं। ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद पौधों को हीलिंग चैम्बर में रखने की ज़रूरत होती है, जहां पर उन पौधों को ऑप्टिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट प्रोवाइड की जाती है। हीलिंग चैम्बर को बनाने के लिए आयरन बेंच के ऊपर, जिसके ऊपर परफोरेटेड जाली लगी हुई है, उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाती है, जिससे कि हीलिंग चैम्बर के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे, ह्यूमिडिटी का लेवल कम ना हो। हीलिंग टनल को गोल बनाने के लिए बेंच के ऊपर इस प्रकार की आयरन रॉड का उपयोग किया जाता है। ग्राफ्टिंग की हुई ट्रे को हीलिंग चैम्बर के अंदर इस तरीके से शिफ्ट कर दिया जाता है और इसे मसलिन क्लॉथ से ढक दिया जाता है। आप यहाँ पर जो फॉगर देख रहे हैं, इसका मुख्य कार्य पानी की मिस्टिंग करके इस कॉटन क्लॉथ को गीला करना है, जिसकी वजह से जब यहाँ पर एयर मूवमेंट होता है तो टनल के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से हीलिंग चैम्बर के अंदर तापमान भी कम हो जाता है। सबसे पहले एक वर्क स्टेशन सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्टिंग बेंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी ग्राफ्टर्स सुविधापूर्वक बैठकर ग्राफ्टिंग करते हैं। यह स्थान ग्रीन हाउस के ही अंदर या किसी अन्य समर्पित जगह पर भी हो सकता है। क्योंकि इस जगह पर 2 पौधों को काटकर जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो इस जगह पर प्रकाश की तीव्रता को बहुत कम रखने की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए इस स्थान पर बहुत अधिक साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। तो ग्राफ्टिंग बेंच का डिज़ाइन साफ़ सफाई को मद्देनज़र रखते हुए ही किया जाना चाहिए। सभी ग्राफ्टर्स के बैठने के लिए एक स्टूल है और हर स्टूल के बगल में एक डस्टबिन या ट्रैश कैन रखा गया है, जिसमें रूट स्टॉक व सायन के कटे हुए भाग को डालते हैं ताकि हमारा वर्क स्टेशन क्लीन रहे। ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें एक रूट स्टॉक की ट्रे की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम जो रूट स्टॉक यूज़ कर रहे हैं वो VNR सोलाटो है, जिसे हम ब्रिंजल की ग्राफ्टिंग के लिए एज अ रूट स्टॉक यूज़ करते हैं। हमें एक सायन की ट्रे की भी रिक्वायरमेंट होगी। ये ब्रिंजल की VNR 212 वैरायटी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है सिलिकॉन क्लिप या ग्राफ्टिंग ट्यूब्स। रूट स्टॉक और सायन को जोड़ने के लिए हम सिलिकॉन ट्यूब्स या क्लिप्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन ट्यूब्स अलग अलग रंग की हैं। बेसिकली यह अलग अलग साइज़ की ट्यूब्स हैं। ये सिलिकॉन ट्यूब्स 15 M कोड की हैं, यानी इनका डायमीटर 1.5 mm है। कोई भी प्लांट जिसकी गर्थ 1.5 mm की हो, उन प्लांट्स को इस क्लिप की मदद से ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 17 M वाली ट्यूब, जिन पौधों की गर्थ 1.7 mm की है, उनको इन ट्यूब की मदद से ग्राफ्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार 1.9 mm गर्थ वाले पौधों को हम 19 M वाले क्लिप से ग्राफ्ट कर सकते हैं। अलग अलग रंग होने का सिग्निफिकेंस यह है कि एक ही समय पर किसी नर्सरी में अलग अलग पौधों को ग्राफ्ट किया जाता है, जो कि अलग अलग डायमीटर के हो सकते हैं। जब हम इन ट्यूब्स को रिमूव करेंगे तो ये आपस में मिल जाएंगी। इन ग्राफ्टिंग क्लिप्स को 2 बार उपयोग किया जाता है, तो अलग अलग आकार के अनुसार पर इनको छांटना, यदि ये एक ही कलर की होंगी तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए इन्हें अलग अलग साइज़ के अनुसार अलग अलग रंग का बनाया गया है। ग्राफ्टिंग क्लिप्स को उनकी क्वालिटी के अनुसार 2 या 3 बार उपयोग किया जा सकता है। उससे अधिक बार उपयोग करने पर इनका ग्रिप कम हो जाता है, जिससे कि ग्राफ्टिंग में सक्सेस कम आती है। ये रबर ट्यूब्स हैं, इनका उपयोग भी पौधों की ग्राफ्टिंग करने के लिए किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। 10 से 12 दिन बाद खेत में जाके यह खुद ही डिग्रेड हो जाती हैं, जिससे कि हम अपना लेबर सेव कर सकते हैं। इनका एक डिसएडवांटेज भी है। जब हम इन्हें परचेज करें तो हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि 10 से 12 दिन बाद यह खुद ही डिग्रेड हो जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका फील्ड पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पौधा ग्राफ्टिंग जॉइंट के सामने से कॉन्स्ट्रिक्टेड रह सकता है। इनके अलावा कुछ अन्य तरीके की क्लिप्स भी हैं, जैसे ब्राउन क्लिप्स, जिनका उपयोग हम कुकुरबिट्स के पौधों की ग्राफ्टिंग करने के लिए करते हैं। रूट स्टॉक व सायन को काटने के लिए हमें ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी सपोर्टिंग स्टिक्स की। कई बार हम देखते हैं कि पौधे स्टडी नहीं होते हैं,
जो कि ग्राफ्टिंग के बाद लटकते हैं, इनको सीधा रखने के लिए हम सपोर्टिंग स्टिक का उपयोग करेंगे। ग्रीन हाउस व हीलिंग चैम्बर की तापमान और ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम डेटा लॉगर्स का उपयोग करेंगे। हमें एक वाटर मिस्टिंग बोतल की ज़रूरत होगी। यह मौसम पर डिपेंड करेगा। गर्मियों के मौसम में यदि कोई ग्राफ्टर जिसकी स्पीड कम हो या कम स्किल्ड लेबर ग्राफ्टिंग करे तो उसे ट्रे को ग्राफ्टिंग करने में समय अधिक लगेगा, तो हो सकता है पौधे ग्राफ्टिंग करते करते ही मुरझाने लगें। तो इस स्थिति में हमें उसके ऊपर वाटर मिस्ट करना पड़ेगा। ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में प्लांट में एक कट लगाया जाता है, जिस कारण प्लांट के अंदर इन्फेक्शन की एंट्री का खतरा बढ़ जाता है। मीडिया में टच होने की वजह से हो या ब्लेड या तो हमारे हाथों की वजह से हो। इन्फेक्शन के बचाव के लिए हमें ग्रीन हाउस में साफ सफाई और हाइजीन कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए इथाइल अल्कोहल, सिल्वर या सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राफ्टिंग टूल्स और हाथों का डिसइंफेक्शन भी बहुत आवश्यक है। ग्राफ्टिंग के उपकरणों के डिसइंफेक्शन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं, वहीं हाथों के डिसइंफेक्शन के लिए अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन गैस होती है जो कि एक फाउल स्मेल करती है, जिस कारण इसे हाथों के सैनिटाइजेशन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। सायन को काटने के बाद रखने के लिए टिश्यू पेपर की ज़रूरत होगी, ताकि सायन को ग्राफ्टिंग बेंच के ऊपर डायरेक्ट ना रखना पड़े और उसमें इन्फेक्शन ना हो। ग्राफ्टिंग करने के बाद ट्रे में टैग लगाने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि ग्राफ्टर का नाम, ग्राफ्टिंग की तारीख, वैरायटी आदि मेंशन रहेगा। हमें एक बैंडेड की ज़रूरत भी होगी, ताकि किसी भी फर्स्ट एड की कंडीशन में हम उसको उपयोग कर पाएँ। नर्सरी में बहुत से कीटों और बीमारियों के प्रबंधन के लिए हमें इंसेक्टिसाइड व फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तो इस वर्गीकरण में हम देखेंगे कि हमें स्प्रे करने के लिए किस किस इनपुट की ज़रूरत होगी। तो शुरुआत करते हैं स्प्रेयर से। स्प्रेयर को आप सभी जानते होंगे। स्प्रेयर एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से हम किसी लिक्विड को यानी द्रव को छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रेयर का उपयोग नर्सरी के पौधों पर पेस्टिसाइड्स और पीजीआर स्प्रे करने के लिए किया जाता है। बाजार में विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर उपलब्ध हैं, जो कि बैटरी संचालित और मैनुअल हो सकते हैं। दूसरा है वेट बैलेंस यानी तराजू। कोई भी कीटनाशक, फफूंदीनाशक और पीजीआर्स या तो पाउडर रूप में होते हैं और या तो लिक्विड रूप में होते हैं, और इनका उपयोग सही और सटीक मात्रा में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनकी सही मात्रा के आकलन के लिए हम तराजू का उपयोग करते हैं, और हमें तराजू की जांच समय समय पर करनी चाहिए, ताकि पेस्टिसाइड के आकलन में कोई त्रुटि ना हो। वहीं हम किसी लिक्विड को या द्रव को नापने के लिए बीकर का उपयोग करते हैं। बीकर प्लास्टिक या कांच के होते हैं, जिन पर किसी द्रव के आयतन को नापने के लिए निशान बने होते हैं। यदि हम नर्सरी की बात करें तो हमें मुख्यतः 100 ml से लेकर के 10 लीटर तक का बीकर उपयोग में आता है। पीजीआर और किसी भी रसायन को उपयोग करने के लिए हमें उसे पानी की निश्चित मात्रा में मिलाना पड़ता है, तो हमें पानी की निश्चित मात्रा को नापने के लिए भी बीकर का उपयोग करना चाहिए। यदि बीकर हमारे पास ना हो तो हम किसी ऐसे बर्तन का उपयोग कर सकते हैं जिस पर पानी को नापने के लिए निशान पहले से बने हों। अगला इनपुट है माइक्रोपिपेट। नर्सरी में पीजीआर्स का उपयोग बहुत कम मात्रा यानी पीपीएम में किया जाता है, जिसको कि एमएल और लीटर में नापना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हम माइक्रोलीटर में नापते हैं, जिसके लिए हम माइक्रोपिपेट का उपयोग करते हैं। केमिकल को लेने के लिए माइक्रोपिपेट के आगे माइक्रोटिप का उपयोग किया जाता है, जिसे कि प्रत्येक यूज के बाद बदलना चाहिए। अगला इनपुट है स्टीरर। स्टीरर एक ऐसी छड़ है जिसकी मदद से हम किसी पीजीआर को और पेस्टिसाइड को पानी में घोलते हैं। पीजीआर्स बहुत कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में घोलने पर मुश्किल आती है, तो उसके लिए हम पहले पानी की कम मात्रा में पीजीआर्स को डालकर स्टीरर से हिला लेते हैं, जिससे कि वह आसानी से घुल जाता है। किसी पेस्टिसाइड को और पीजीआर्स को पानी में घोलने के लिए हाथों का उपयोग ना कर स्टीरर का उपयोग करते हैं, जो कि कांच, छड़ और चम्मच भी हो सकती है। नर्सरी उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न पैरामीटर्स जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता व EC/pH नापने के लिए विभिन्न मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो इस अध्याय में हम उन महत्वपूर्ण मशीनों के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से अच्छी गुणवत्ता वाली नर्सरी उगाने में मदद मिलती है। पहला उपकरण है टेम्परेचर हाइग्रोमीटर।
टेम्परेचर हाइग्रोमीटर घर व ऑफिस में उपयोग किया जाने वाले सामान्य थर्मोमीटर की तरह ही उपकरण है, जिसकी सहायता से तापमान व आर्द्रता को माप सकते हैं। इसका उपयोग जर्मिनेशन चैम्बर में तापमान, हीलिंग चैम्बर में तापमान व आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। इन टेम्परेचर हाइग्रोमीटर्स में समय अनुसार तापमान व आर्द्रता को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, जिस कारण से हीलिंग चैम्बर की तापमान व आर्द्रता व जर्मिनेशन चैम्बर के तापमान को नापने के लिए हमें किसी व्यक्ति को समर्पित रूप से रखना पड़ता है। दूसरा उपकरण है डेटा लॉगर्स। डेटा लॉगर्स ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से तापमान व आर्द्रता को आसानी से नाप सकते हैं। डेटा लॉगर्स नियमित समय अंतराल पर तापमान व आर्द्रता को रिकॉर्डिंग कर अपनी मेमोरी में सेव रख सकते हैं, जिस कारण से हमें हीलिंग चैम्बर, जर्मिनेशन चैम्बर व अन्य जगहों के तापमान या आर्द्रता को नापने के लिए किसी व्यक्ति को समर्पित रूप से नहीं रखना पड़ता है। तीसरा उपकरण है लाइट मीटर या लक्स मीटर। लक्स मीटर बैटरी से संचालित पोर्टेबल उपकरण है, जिसका उपयोग नर्सरी उत्पादन, ग्राफ्टिंग व हीलिंग हार्डनिंग के समय ग्रीन हाउस या नेट हाउस की प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता के सही आकलन के लिए हमें उपयोग से पहले लाइट मीटर के सेंसर को साफ कर लेना चाहिए, ताकि प्रकाश की तीव्रता के आकलन में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। चौथा उपकरण है ईसी और पीएच मीटर। ईसी और पीएच मीटर बैटरी से संचालित पोर्टेबल उपकरण हैं, जिनका उपयोग सीड सोइंग के समय मीडिया का तथा फर्टिगेशन के समय फर्टिगेशन वाटर का ईसी व पीएच नापने के लिए किया जाता है। ईसी व पीएच मीटर के उपयोग से नर्सरी में फर्टिगेशन के प्रबंधन में मदद मिलती है। ईसी व पीएच मीटर की जांच यानी कैलिब्रेशन समय समय पर की जानी चाहिए, ताकि ईसी व पीएच नापने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। नाइट्रेट स्ट्रिप्स। नाइट्रेट स्ट्रिप्स एक प्रकार का रंग सूचक है, जिसका उपयोग सिंचाई के समय पानी में नाइट्रेट नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। जिस नाइट्रेट नाइट्रोजन का अलग अलग स्तर हम स्ट्रिप्स पर अलग अलग रंग के अनुसार देख सकते हैं। नाइट्रेट स्ट्रिप्स नर्सरी में सिंचाई प्रबंधन करने के फैसले लेने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। यह स्ट्रिप्स नमी के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं, जिसके लिए इन्हें सूखी जगह में रखना चाहिए ताकि यह खराब ना हो। नर्सरी के कार्यों के लिए यह सभी उपकरण पोर्टेबल यानी हैंडी होने चाहिए, जिससे कि किसी भी समय किसी भी नेट हाउस या ग्रीन हाउस में किसी भी पैरामीटर्स को आसानी से नाप सकते हैं। वेजिटेबल ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने व अच्छी गुणवत्ता के पौधों का उत्पादन करने के क्रम में विभिन्न तकनीकों, उपकरणों व टूल्स का समावेश बहुत ही आवश्यक है। यदि हम नर्सरी में पौधों की गुणवत्ता की बात करें तो पौधे हरे, स्वस्थ, मजबूत, रोग रहित व कीट रहित होने चाहिए। आज हम अपनी नर्सरी के क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस के पास खड़े हैं, जहाँ पर पौधों को काटने, जोड़ने व उनकी हीलिंग का कार्य किया जाता है। ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया भी मानव ऑपरेशन की क्रिया की तरह ही बहुत संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसमें ग्रीन हाउस को संक्रमण मुक्त, रोग मुक्त व कीट रहित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ग्रीन हाउस में तापमान व आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी अनुकूल होने की वजह से कोई भी संक्रमण व रोग बहुत तेजी से फैलने का अंदेशा होता है। इसीलिए इन सभी से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी प्रकार का संक्रमण ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। तो आइए अब हम पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार कोई संक्रमण ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर सकता है। नर्सरी में पौधों के साथ, यानी यदि नर्सरी पहले से ही रोगग्रस्त है तो वह ग्रीन हाउस के अंदर आते ही अनुकूल वातावरण में बहुत तेजी से फैलेगी व अन्य स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देगी। इसके लिए नर्सरी की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए व रोग के नियंत्रण के लिए फंजीसाइड का छिड़काव करना चाहिए, और यदि बहुत ही आवश्यक हो तो ग्रीन हाउस में ले जाने से 1 या 2 दिन पहले नर्सरी पर फफूंदीनाशक अथवा फंजीसाइड का छिड़काव कर लेना चाहिए। दूसरा, यदि कोई वर्कर किसी रोगग्रस्त नर्सरी में कार्य करता है व उसके बाद ग्रीन हाउस में स्वस्थ नर्सरी में कार्य करता है तो फंगस या बैक्टीरिया उसके हाथों पर लगकर अन्य स्वस्थ नर्सरी में भी फैल सकते हैं। इसके लिए बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को 70% अल्कोहल से अच्छे से सैनिटाइज कर लेना चाहिए। अन्य कारणों से भी
कोई भी संक्रमण या कोई भी रोगजनक ग्रीन हाउस में प्रवेश कर सकता है। जैसे यदि कोई वर्कर ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश करता है तो उसके जूते, चप्पल या पैरों पर मिट्टी भी लगकर ग्रीन हाउस के अंदर चली जाती है, जिस मिट्टी में संक्रमण या कोई भी रोगजनक ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके लिए ग्रीन हाउस के प्रवेश द्वार पर एक स्पॉन्ज या एक पैर की चटाई बिछा दी गई, जिसको कि सोडियम हाइपोक्लोराइट से भिगोया जाता है। ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस स्पॉन्ज के ऊपर से होकर गुजरना होता है, जिससे कि उसके पैरों पर, जूतों पर लगी मिट्टी में उपस्थित रोगजनक या कोई भी संक्रमण कीटाणु रहित हो जाए, वह ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश ना कर पाए। सोडियम हाइपोक्लोराइट की मात्रा 0.5% से 1% तक रखनी चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे ग्रीन हाउस के अंदर व बाहर हमारे वर्कर्स का आवागमन कितना है। गर्मियों के मौसम में अधिक तापमान के कारण यह स्पॉन्ज बहुत जल्दी सूख जाता है, जिसको कि तुरंत पुनः गीला करना चाहिए। सामान्यतः जूते या पैर गीले होने से बचने के लिए कुछ लोग स्पॉन्ज के ऊपर से ना गुजरकर स्पॉन्ज के किनारे से गुजरते हुए ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि उनके पैरों पर लगी मिट्टी व कोई भी संक्रमण ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर जाता है। जिससे बचने के लिए हमें कुछ निम्न कदम उठाने चाहिए। जैसे स्पॉन्ज को गीला करने के लिए उतने ही पानी का प्रयोग करना चाहिए जितना कि पैरों व जूतों को नीचे से गीला करने के लिए पर्याप्त हो। स्पॉन्ज पर अधिक पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर स्पॉन्ज को ऐसे लगाना चाहिए ताकि स्पॉन्ज के किनारे कोई भी सहारा ना हो, जिससे कि कोई भी इस किनारे से चढ़कर ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर पाए। जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से किसी ग्रीन हाउस व नेट हाउस को रोग रहित रखा जा सकता है, उसी प्रकार ग्रीन हाउस को कीट रहित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः नर्सरी में लगने वाले कीट बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि स्वयं प्रवेश करने के बजाय बहुत से माध्यमों से ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हवा के प्रवाह से छोटे कीट हवा के प्रवाह के साथ वेट पैड के अंदर व खुले दरवाजे होने की वजह से ग्रीन हाउस के अंदर चले जाते हैं। दूसरा, पहले से पौधों पर बैठे हुए कीट ट्रे के शिफ्टिंग के समय एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तीसरा, वर्कर्स के कपड़ों पर बैठकर उनके साथ ग्रीन हाउस में या एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। चौथा, यदि किसी जगह पर ग्रीन हाउस की प्लास्टिक शीट फटी हो या ग्रीन हाउस कहीं पर डैमेज हो तो वहाँ से भी कीट ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वायु के प्रवाह में कीटों का प्रवेश ग्रीन हाउस में रोकने के लिए, जो कि मुख्यतः वेट पैड के रास्ते होता है, हमने वेट पैड पर इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाया गया है यहाँ पे, ताकि कोई भी कीट हवा के खिंचाव के साथ ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ग्रीन हाउस में इंसेक्ट्स की एंट्री को रोकने के लिए प्रत्येक ग्रीन हाउस या नेट हाउस में 2 दरवाजे पार करने के बाद ही प्रवेश मिलता है। यानी प्रत्येक नेट हाउस या ग्रीन हाउस में डबल डोर एंट्री होनी चाहिए। सामान्यतः ग्रीन हाउस के मुख्य दरवाजे के बाहर एक छोटा सा पूर्व कक्ष होता है। बाहर से आने पर पहले दरवाजे से इस पूर्व कक्ष में प्रवेश मिलता है, जबकि दूसरे दरवाजे से प्रवेश कक्ष से ग्रीन हाउस में प्रवेश मिलता है। पूर्व कक्ष में दोनों दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने ना होकर के एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, ताकि कोई भी कीट हवा के प्रवाह के साथ सीधे दरवाजे के अंदर ना जा पाए। इस प्रवेश कक्ष का आकार बहुत छोटा होने के कारण यहाँ का तापमान ग्रीन हाउस की तुलना में या बाहर की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिसके कारण कोई भी कीट स्वयं इस कक्ष में प्रवेश नहीं करता। यदि कोई भी कीट इस कक्ष में किसी कारण से प्रवेश कर भी जाए तो दरवाजे विपरीत दिशा में होने की वजह से वह ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, वह अधिक तापमान से मर जाएगा। व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है कि किसी भी समय केवल एक ही दरवाजा खोला जाता है, ताकि कोई भी कीट दरवाजे से ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश ना कर पाए। परंतु कुछ परिस्थितियों में इस व्यवस्था का व्यावहारिक कार्यान्वयन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुख्यतः तब जब पौधों को ग्राफ्टिंग के लिए हमालों या वर्कर्स द्वारा ग्रीन हाउस में लाया जाता है या हील हो चुके पौधों को वर्कर्स द्वारा ग्रीन हाउस के बाहर निकाला जाता है। उस समय या तो दोनों दरवाजों को एक ही समय पर खोलकर रखना पड़ता है, या तो 2 कर्मचारियों को वर्कर्स के आवागमन के लिए दोनों दरवाजों को खोलने या बंद करने के लिए रखना पड़ता है।
इस बार बार होने वाले आवागमन की प्रक्रिया में कीट पौधों व वर्कर्स के साथ ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि कीट नियंत्रण एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। पिछले लगभग 10 सालों के अनुभव से हमें यह महसूस हुआ कि सिर्फ पूर्व कक्ष होने व डबल डोर एंट्री होने की वजह से कीटों का प्रवेश नहीं रोका जा सकता। ग्रीन हाउस के दरवाजों को खोलकर रखने व बार बार खोलने बंद करने की समस्या से निजात पाने के लिए वीएनआर नर्सरी की नवोन्मेष टीम या इनोवेशन टीम ने एक नई खोज की। इनोवेशन टीम का मुख्य कार्य ऐसी ही क्रिटिकल व महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान देना है, जिससे कि नर्सरी को अच्छी गुणवत्ता के साथ उगाया जा सके। फलस्वरूप मैंने व मेरे अन्य सहयोगियों ने आमतौर में प्रयोग होने वाले सामान्य उपकरण कन्वेयर बेल्ट का उपयोग इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया। आइए मैं आपको वो उपकरण नज़दीक से दिखाता हूँ। इस नवोन्मेष प्रक्रिया के तहत कन्वेयर बेल्ट को ग्रीन हाउस की बगल की दीवार पर आधा अंदर व आधा बाहर कर लगा दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी कन्वेयर बेल्ट ग्रीन हाउस के बाहर है, उतनी ही कन्वेयर बेल्ट ग्रीन हाउस के अंदर भी है। और इस बेल्ट के आगे एक टेबल जैसा स्टैंड लगा दिया गया, ताकि जब कन्वेयर बेल्ट से ट्रे बाहर आए तो यह ट्रे ज़मीन पे ना गिरे, इस बेंच में आके फंस जाए। कन्वेयर मशीन में केवल एक ही मोटर है जो कि इसको दोनों दिशाओं में चला सकती है, यानी इसी कन्वेयर मशीन की मदद से हम ट्रेस को बाहर से अंदर भी डाल सकते हैं व अंदर से बाहर भी निकाल सकते हैं, जिससे कि नर्सरी ट्रेस को बिना दरवाज़ा खोले बाहर से अंदर ले जाना व अंदर से बाहर लाना बहुत ही आसान हो गया। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर एक एयर कर्टेन लगा दिया गया, जो कि बहुत तेजी से हवा का प्रवाह करता है। इस एयर कर्टेन में हवा के प्रवाह के विपरीत कोई भी कीट इस ग्रीन हाउस के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आप देखिए किस प्रकार से ये कागज के टुकड़े हवा के प्रवाह से अंदर नहीं जा पाए। यदि कोई कीट नर्सरी में हो तो वह ट्रे को अंदर डालते समय हवा के प्रवाह से उड़ जाएगा। वह ग्रीन हाउस के अंदर केवल कीट रहित नर्सरी ही प्रवेश कर पाएगी। कन्वेयर बेल्ट का कार्य समाप्त हो जाने पर इस प्रवेश द्वार को किसी तख्ते से या किसी बोर्ड से या किसी आयरन की सीट से बंद कर देना चाहिए, ताकि जिस समय कन्वेयर बेल्ट या एयर कर्टेन बंद रहे उस समय कोई भी कीट इस मार्ग से अंदर प्रवेश ना कर पाए। कन्वेयर बेल्ट एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होने की वजह से इसका रखरखाव का ध्यान हमको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जैसे कि कन्वेयर बेल्ट व एयर कर्टेन बिजली की सहायता से चलता है, तो बारिश के मौसम में पानी से बचाने के लिए इसके ऊपर एक शेड का निर्माण किया जाना चाहिए। उसी प्रकार कन्वेयर बेल्ट का ढक्कन एयर कर्टेन चालू करने के बाद ही खोला जाना चाहिए। उसी प्रकार ढक्कन लगाने के बाद ही एयर कर्टेन का स्विच बंद करना चाहिए, जिससे कि हवा के प्रवाह में कोई कीड़ा प्रवेश मार्ग से अंदर ना जाए। बाजार में कोकोपीट विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे लूज यानी जिसमें पहले से नमी होती है, या फिर कॉम्प्रेस्ड ब्रिक के रूप में जो कि बिल्कुल सूखा होता है। कोकोपीट को दक्षिण भारत से खरीदा जाता है व इसे वहां से लाने का परिवहन का खर्च बहुत अधिक होता है, जिस कारण से हम कोकोपीट को कॉम्प्रेस्ड ब्रिक के रूप में खरीदते हैं। इस कोकोपीट की ब्रिक को उपयोग करने से पहले पानी में लगभग 8 से 10 घंटों के लिए भिगोना पड़ता है, ताकि कोकोपीट अच्छे से पानी सोख ले व इसे ट्रेज में भरकर बीज बोने का कार्य कर सकें। सामान्यतः कोकोपीट के ब्रिक को भिगोने के लिए इसे एक प्लास्टिक के टब में रखकर निर्धारित पानी की मात्रा को एक साथ टब में डाल देते हैं। एक कोकोपीट की ब्रिक लगभग 5 किलो की होती है, जिसे पानी से अच्छी तरीके से भिगोने के लिए लगभग 18 से 20 लीटर पानी लगता है। अभी जो कोकोपीट की ब्रिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसे लगभग 7 घंटे पहले भिगाया गया था, परंतु अभी भी टब के निचले सतह में पानी दिखाई दे रहा है, जिससे कि कोकोपीट की ब्रिक अच्छे से नहीं सोख पाई है। पूरा 18 से 20 लीटर पानी एक साथ डाल देने पर कोकोपीट ब्रिक के ऊपर का भाग व बीच का भाग सूखा रह जाता है व टब के तली में अधिक पानी होने की वजह से कोकोपीट ब्रिक का निचला भाग बहुत अधिक गीला हो जाता है। ऐसे असामान्य नमी वाले कोकोपीट को जब नर्सरी की ट्रेस में भरा जाता है तो एक समान नमी नहीं होने के कारण हर एक बीज को समान नमी नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप अंकुरण में बहुत सी समस्याएं आती हैं। ब्रिक के बीच के हिस्से का कोकोपीट सूखा रह जाने के कारण कोकोपीट को उपयोग से पहले अच्छे से मिलाना पड़ता है, जिसमें अतिरिक्त समय व मेहनत लगती है व कोकोपीट के नमी की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इस कोकोपीट ब्रिक के एक समान न भीग पाने की समस्या एवं कोकोपीट में एक समान नमी न रहने की समस्या के समाधान के लिए
वीएनआर की इनोवेशन टीम ने एक सफल प्रयोग किया। इस प्रयोग में कोकोपीट ब्रिक में एक साथ 18 से 20 लीटर पानी न डालकर ब्रिक के ऊपर ड्रिपर्स द्वारा नियंत्रित मात्रा में धीरे धीरे पानी को टपकाया गया। इन ड्रिपर्स की पानी छोड़ने की क्षमता 2 लीटर प्रति घंटा है और एक टब के ऊपर 2 ड्रिपर्स लगाए गए हैं, यानी एक कोकोपीट की ब्रिक को अच्छे से भीगने के लिए या 20 लीटर पानी टपकने के लिए 5 घंटे का समय लगता है। को भिगोने के लिए निर्धारित पानी की मात्रा को एक साथ डाल देने पर ब्रिक बाहर से अंदर की तरफ व नीचे से ऊपर की तरफ को भीगती है और मध्य का भाग सूखा रह जाता है। परंतु प्रयोग की नई व्यवस्था में कोकोपीट की ब्रिक ऊपर से नीचे की तरफ व अंदर से बाहर की तरफ भीगती है, जिससे कि कोकोपीट ब्रिक के मध्य के भाग को भीगने के लिए समय ज़्यादा मिलता है और बीच का भाग भी बहुत अच्छे से पानी को अवशोषित कर लेता है और कोकोपीट समान रूप से भीगता है। पानी की निर्धारित मात्रा गिरने के बाद सिस्टम को बंद करने के लिए किसी व्यक्ति को समर्पित रूप से रखना पड़ता था, परंतु इस व्यवस्था में भी एक समस्या का अनुभव किया गया, जैसे 5 घंटे बाद या निर्धारित पानी की मात्रा गिरने के बाद सिस्टम को बंद करना भूल जाना या बिजली आपूर्ति न उपलब्ध होने पर पानी का गिरना बंद हो जाना, जिसमें कि समय के आकलन में समस्या आती थी। इस समस्या के समाधान के लिए हमने इस प्रणाली को वाटर मीटर से जोड़ दिया, जिसमें कि पानी निर्धारित मात्रा में टपकने के बाद यह सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक वाल्व की मदद से स्वतः ही बंद कर देता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के शारीरिक हस्तक्षेप या इस कार्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेट हाउस ग्रीन हाउस की तुलना में नर्सरी उत्पादन के लिए एक बहुत ही अच्छा एवं सस्ते विकल्प हैं। यदि नर्सरी उत्पादन का कार्य नेट हाउस में गर्मी या सर्दी के मौसम में किया जाए तो यह कार्य को आसानी से कर सकते हैं, परंतु बरसात के मौसम में लगातार पानी गिरने की वजह से नर्सरी उत्पादन के कार्यों में बहुत सी समस्याएं आती हैं, जैसे नर्सरी में पौधों पर खाद न दे पाना व लगातार नमी बने रहने की वजह से नर्सरी में पौधों का रोगग्रस्त होना इत्यादि। इन सभी कारणों से नर्सरी के पौधों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और एक समान स्वस्थ पौधों का उत्पादन नहीं हो पाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वीएनआर की इनोवेशन टीम ने एक सफल प्रयोग किया। इस प्रयोग में पौधों की ट्रेस के ऊपर हीलिंग चैम्बर जैसी दिखने वाली टनल्स बनाई गई व इस टनल के ऊपर सूती कपड़े के बजाय प्लास्टिक की सीट लगाई गई। इस प्लास्टिक सीट के आवरण का उद्देश्य पौधों को बारिश के पानी से बचाना है। इस प्लास्टिक की टनल को बनाने के लिए लोहे की गोल रिंग्स का प्रयोग किया जाता है व प्लास्टिक की सीट को टनल के ऊपर टाइट करके बांधना चाहिए ताकि बारिश का पानी सीट के ऊपर रुके नहीं व ढुलान से नीचे गिर जाए, जिसके लिए टनल के बीच में व साइड में रस्सी का उपयोग किया गया है। प्लास्टिक की सीट को बारिश के होने पर ही फैलाना चाहिए। बारिश बंद होने की स्थिति में सीट को हटा देना चाहिए, अन्यथा प्रकाश की कमी के कारण पौधे कमजोर व लंबे हो जाते हैं। टनल में नीचे की तरफ से प्लास्टिक सीट आधा से 1 फीट तक खुली होनी चाहिए ताकि टनल के अंदर का तापमान व आर्द्रता अधिक ना हो पाए और पौधों पर हवा का प्रवाह बहुत अच्छे से हो पाए। इन प्लास्टिक टनल्स या रेन कवर्स के उपयोग के कारण नेट हाउस में भी बारिश के मौसम में नर्सरी उत्पादन का कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद उन्हें डिस्पैच करने के लिए हमें ज़रूरत होती है नर्सरी क्रेट्स की। क्रेट्स प्लास्टिक की बनी होती है जिनका उपयोग बिना नुकसान के पौधों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जाता है। क्रेट्स का चुनाव करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्रेट्स का आकार नर्सरी ट्रे के आकार के समान होना चाहिए ताकि पूरी ट्रे क्रेट्स के अंदर आसानी से आ जाए। क्रेट्स की ऊंचाई पौधों की ऊंचाई से ज़्यादा ही होनी चाहिए ताकि दूसरी ट्रे जब इसके ऊपर रखी जाए तो ऊपरी ट्रे की वजह से नीचे की ट्रे के पौधों को नुकसान ना हो। आधुनिक नर्सरी व्यवस्था या एडवांस नर्सरी मैनेजमेंट में स्वचालित कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कि बहुत सारी मशीनें सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। इन सभी मशीनों को कार्य करने के लिए बिजली की निरंतर उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है, परंतु ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्रों में बिजली की निरंतर उपलब्धता नहीं मिल पाती है। तो आइए अब बात करते हैं ऐसे उपकरण की जो कि नर्सरी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह पावर जनरेटर है, जो कि आप सभी परिचित होंगे पावर जनरेटर से। पावर जनरेटर बिजली की निरंतर उपलब्धता के लिए एक महत्वपूर्ण व वैकल्पिक व्यवस्था है। पावर जनरेटर विभिन्न क्षमता एवं योग्यता के अनुसार बाजार में उपलब्ध हैं।
पावर जनरेटर की व्यवस्था नियमित बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने पर या जब बिजली रुक रुक कर आती है उस परिस्थिति में इस्तेमाल की जाती है। नर्सरी में पौधे उगाने व ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त ग्रीन हाउस में लगे पंखे, वेट पैड, सिंचाई के पंप, बूस्टर पंप, फॉगर्स, टाइमर्स व जर्मिनेशन रूम में लगा एयर कंडीशनर, इन सभी उपकरणों के बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। बिजली की उपलब्धता में अवरोध आने की स्थिति में ग्राफ्टेड पौधों में विल्टिंग व सामान्य नर्सरी में सिंचाई के कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। नर्सरी उगाने व ग्राफ्टिंग का कार्य अधिक तापमान के लिए बहुत संवेदनशील होता है। बिजली के ना होने पर ग्रीन हाउस व जर्मिनेशन रूम का तापमान अचानक से बढ़ने लगता है व सिंचाई की ज़रूरत अधिक होने लगती है, परंतु हमारे सिंचाई पंप, बूस्टर पंप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिजली के ना होने की वजह से कार्य नहीं कर पाते। इस समस्या का एकमात्र समाधान हमारे पास पावर जनरेटर है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के हमको पावर जनरेटर के रख रखाव के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। जैसे जनरेटर के लिए आवश्यकता के अनुसार डीजल का भंडार उपलब्ध होना चाहिए। जनरेटर का वह उपकरण जो सामान्यतः खराब होता रहता है वह हमारे निजी भंडार में उपलब्ध होना चाहिए ताकि जरूरत के समय हमारा कार्य ना रुके। जनरेटर के सर्विस इंजीनियर का नंबर जनरेटर पर ही अंकित कर देना चाहिए व ऑफिस में महत्वपूर्ण रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए ताकि जनरेटर में किसी समस्या के आने पर या खराब होने की परिस्थिति में उपस्थित व्यक्ति शिकायत को दर्ज करा सके। पावर जनरेटर एक बहुत बड़ा निवेश होने के कारण पावर जनरेटर की सुरक्षा बारिश व तेज धूप से करने के लिए जनरेटर को एक शेड के नीचे स्थापित करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पैनल पर लगे मीटर की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या दिखने पर सर्विस इंजीनियर की सलाह ले सकें। यदि कुछ समय पहले की बात करें तो नर्सरी ट्रेज व नर्सरी के अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य वर्कर्स द्वारा किया जाता था। जब भी नर्सरी ट्रेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य होता था तो यह वर्कर्स द्वारा किया जाता था। इस व्यवस्था में सभी वर्कर्स अपने दोनों हाथों में एक एक ट्रे को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। इस तरीके से नर्सरी को शिफ्ट करने में बहुत से श्रमिक व बहुत अधिक समय लगता था। साथ ही साथ श्रमिकों के हाथों से पौधे भी गिरते थे जिससे कि पौधों की हानि होती थी। इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। यदि किसी ग्रीन हाउस से लगभग 100 ट्रेज लगभग 100 से 150 मीटर दूर स्थित ग्रीन हाउस या नेट हाउस में शिफ्ट करनी हो तो 3 से 4 श्रमिक की टीम को 3 से 4 घंटे का समय लगता था। इस अधिक समय और वर्कर्स की समस्या के समाधान के लिए वीएनआर की इनोवेशन टीम ने नर्सरी ट्रेज और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कस्टमाइज्ड ट्रॉली का उपयोग किया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ठेला गाड़ी भी कहा जाता है। इस ट्रॉली में 5 से 6 लेवल्स में जाली लगाई गई है और 2 जालियों के बीच की जगह को ग्राफ्टेड पौधों की ऊंचाई के अनुसार से रखा गया है। इस ट्रॉली में बियरिंग वाले चक्कों का प्रयोग किया गया है और ट्रॉली को मोड़ने के लिए इसमें एक लीवर लगाया गया है ताकि वर्कर्स इसको आसानी से मोड़ पाएं। इस ट्रॉली को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि 2 वर्कर्स भी अपनी सुविधा के अनुसार इस ट्रॉली को चला सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्रॉली में एक साथ 30 से 40 ट्रे लोड की गई है। इस व्यवस्था में अनलोडिंग व लोडिंग मिलाकर 2 वर्कर्स की टीम को नेट हाउस से ग्रीन हाउस तक इन पौधों को ले जाने में आधे से 1 घंटे का समय लगता है। यदि यह कार्य वर्कर्स द्वारा किया जाए तो इस कार्य को करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, परंतु ट्रॉली के उपयोग से हम अपना 1 घंटा व 2 वर्कर्स की बचत कर पा रहे हैं। इस प्रकार की उपयोगिता वाली ट्रॉली को अपने कार्य के अनुसार अपने लोकल फैब्रिकेटर से बनवा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विभिन्न वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रॉलियों का प्रयोग किया जा रहा है। ट्रॉली की मदद से बहुत सारे कार्य बिना नुकसान या आसानी पूर्वक किए जा सकते हैं, जैसे सोइंग के लिए कोकोपीट, ट्रेज या अन्य भारी सामान नर्सरी स्टोर से सोइंग एरिया तक लाना, जर्मिनेशन चैम्बर से ट्रेज के बंडल को शिफ्ट करना, तैयार हो चुकी नर्सरी को नेट हाउस से ग्रीन हाउस तक लेके जाना या हील हो चुके पौधों को ग्रीन हाउस से नेट हाउस से ग्रीन हाउस में शिफ्ट करना इत्यादि। नर्सरी के पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय रास्ते में कोई कीट पौधों पर आकर न बैठ जाए, इसके बचाव के लिए हमको ट्रॉली के चारों तरफ इंसेक्ट नेट या शेड नेट डालकर ही पौधों को ले जाना चाहिए। यह ट्रॉली सामान की ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन है, इसीलिए इसके रख रखाव को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। जैसे ट्रॉली में जंग नहीं लगे, इसके लिए नियमित रूप से पेंट करना चाहिए,
चक्कों में लगे बियरिंग पर ग्रीसिंग या मरम्मत आदि के कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए।